चलो बच्चों, तो आज हम लोग एसएस में चैप्टर नंबर 9 कंटिन्यू करते हैं, जिसका नाम है आवर इकोनॉमिक सिस्टम। देखो, इस चैप्टर में कल हमने समझा था कि हमारी कंट्री में मनी सर्कुलेशन कैसे होता है। जो पैसों का घूमना हम लोग कहते हैं पूरी कंट्री में, वो किस तरह से पैसे घूमते हैं उसके बारे में समझा था। टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ के बारे में समझा था कि कंट्री में जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो दो टाइप की होती है, या तो इकोनॉमिक एक्टिविटी या तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसके बारे में हमने समझा था। और दूसरा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अलग अलग टाइप्स हम लोग देख रहे थे कि जिनमें उनके अकॉर्डिंग, सेक्टर के अकॉर्डिंग, हमारी कंट्री में जो भी एक्टिविटीज़ होती है ना, उन्हें मेनली 3 सेक्टर में डिवाइड कर देते हैं। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। ऐसे 3 सेक्टर में डिवाइड करते हैं ना। इन तीनों सेक्टर के बारे में भी हमने समझा था, प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर के बारे में, बराबर। आज उसी को ही कंटिन्यू करें कि हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो ऑनरशिप के अकॉर्डिंग भी डिवाइड होती है। मतलब कंट्री में जो भी कामकाज होते हैं ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो भी कामकाज होते हैं वो ऑनरशिप मतलब के मालिकी के हिसाब से भी डिवाइड किए जाते हैं, जिनमें उनके मेनली 4 टाइप्स आते हैं। कि जैसे कि सबसे पहला टाइप आता है वो होता है ओन बाय गवर्नमेंट। ओन बाय गवर्नमेंट मतलब कि ऐसी एक्टिविटीज़ या ऐसे कामकाज जो सिर्फ और सिर्फ सरकार चलाती हो, या कहो कि जो कंपनीज, आप लोग कंपनी समझो तो वो इजी रहेगा। जो बिजनेस, जो कंपनीज सिर्फ सरकार चलाती हो तो उसे हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट कंपनीज, बराबर ना। वो गवर्नमेंट कंपनीज कहलाती हैं कि जो सरकार चलाती हो। जैसे हमारे यहाँ पर ऐसी बहुत सारी है। जैसे आपको ध्यान होगा ना कि जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हैं, हमारे गुजरात में डीजीवीसीएल चलता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, वो जैसे रेलवे चलती है, बराबर ना। कि ऐसे बिजनेस या ऐसे कामकाज जो सिर्फ और सिर्फ सरकार संभालती हो, तो वो सब क्या कहलाती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज ओन बाय गवर्नमेंट, बराबर। दूसरा आता है ओन बाय प्राइवेट पर्सन। इकोनॉमिक एक्टिविटीज ओन बाय प्राइवेट पर्सन, इसका मतलब ये कि ऐसी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट पर्सन चलाते हैं, मतलब जिनमें सरकार की कोई भी तरह की दखल अंदाजी हो नहीं, बराबर ना। सरकार की कोई भी तरह की दखल अंदाजी ना हो, जो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट पर्सन चलाते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज ओन बाय प्राइवेट पर्सन। जैसे हम लोग बिजनेस करते हैं, कोई भी बिजनेस के जिसमें सरकार की दखल अंदाजी नहीं है, जो भी डिसीजन लेते हैं वो हम लोग खुद लेते हैं, प्राइवेट बिजनेस जिसे हम लोग कहते हैं, है ना। जैसे कि प्राइवेट स्कूल चलते हैं, तो प्राइवेट स्कूल चलते हैं तो उसे हम लोग प्राइवेट बिजनेस ही कहते हैं ना, बराबर ना। या जैसे कोई अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल चलता हो तो वो कहलाता है ओन बाय गवर्नमेंट, उसमें आता है। लेकिन अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल चलता हो तो उसे कहते हैं ना ओन बाय प्राइवेट पर्सन। समझ रहे हो ना, एक ही एक्टिविटी है लेकिन कोई सरकार चलाता है उसे, तो कोई एक्टिविटी वो उसे प्राइवेट पर्सन चलाता है। ऐसे ही स्कूल में भी, कि अगर कोई स्कूल सरकार चलाती हो तो उसे कहते हैं ना ओन बाय गवर्नमेंट। और वही स्कूल या वैसा ही स्कूल अगर कोई प्राइवेट पर्सन चलाता हो तो उसे कहते हैं ओन बाय प्राइवेट पर्सन। सही बात है कि नहीं? और दूसरा आता है, वो आता है मिक्स्ड एंटरप्राइज। मिक्स एंटरप्राइज उसे कहते हैं कि जहां पर जो एक्टिविटीज सरकार और प्राइवेट पर्सन मिलकर चलाते हो उसे मिक्स कहते हैं। सरकार और प्राइवेट पर्सन मिलकर चलाते हो कोई भी बड़ा बिजनेस, कोई भी कंपनी, कोई भी कामकाज हो जिसमें सरकार और प्राइवेट पर्सन मिलकर चलाते हो, कि जिसमें आधा हिस्सा सरकार का हो, आधा हिस्सा प्राइवेट पर्सन का हो, बराबर ना। या कितनी बार ऐसा होता है कि समझो पैसे सरकार लगाती है, कामकाज प्राइवेट पर्सन संभालते हैं। या तो कितनी बार अगर पैसे जो है वो प्राइवेट पर्सन लगाते हैं तो कामकाज सरकार संभालती है, बराबर ना। मिलकर काम करते हैं दोनों, तो उसे मिक्स एंटरप्राइज कहते हैं। जैसे अगर स्कूल के हिसाब से ही देखें तो कितनी बार आपने ऐसे स्कूल देखे होंगे जो सेमी गवर्नमेंट कहलाते हैं। कहलाते हैं ना सेमी गवर्नमेंट, पूरे गवर्नमेंट नहीं, सेमी गवर्नमेंट। मतलब सेमी गवर्नमेंट मीन्स वो कहलाते हैं कि उसमें आधा हिस्सा समझो सरकार का होता है, आधा हिस्सा प्राइवेट पर्सन का होता है, बराबर। वो सेमी गवर्नमेंट कहलाते हैं, सेमी गवर्नमेंट स्कूल्स। तो ऐसे मिक्स एंटरप्राइज कहलाते हैं। और दूसरे आते हैं, वो आते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर यूनिट्स। कोऑपरेटिव सेक्टर यूनिट, कि जैसे कितनी बार ऐसा होता है कि जब कोई बिजनेस शुरू करना हो, कोई भी एक्टिविटी शुरू करनी हो, अब कोई पर्सन, भले वो सरकार का पर्सन हो या कोई प्राइवेट पर्सन हो या कोई भी,
जब कोई एक पर्सन उसे अकेला उस बिजनेस को नहीं चला पाता हो या नहीं संभाल पाएगा, ऐसी सिचुएशन हो, तब ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे लोग मिलकर एक काम संभालते हैं। बराबर, बहुत सारे लोग मिलकर कोई एक पर्टिकुलर वर्क संभालते हैं, और जिस वर्क का मेन मोटिव, मेन मकसद पैसे कमाना नहीं होता, लेकिन जिस काम का मेन मकसद होता है लोगों को बेनिफिट देना, लोगों को फायदा देना। बराबर, पैसे कमाना उसका सेकेंडरी वर्क होता है, मेन काम उसका होता है लोगों को फायदा देना। तो उसे हम लोग कहते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर यूनिट। बराबर, जैसे कि कोऑपरेटिव सेक्टर यूनिट में आता है डेयरी इंडस्ट्री। बराबर ना, जैसे कि डेयरी इंडस्ट्री आती है, या कितनी बार ऐसी कोऑपरेटिव बैंक आपने सुनी होगी कि डेयरी इंडस्ट्री या ऐसी बैंक होती है, या दूसरे बिजनेस भी ऐसे बहुत सारे चलते हैं। अब जैसे डेयरी इंडस्ट्री का ये एग्जांपल लो, तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं। उसमें कोई एक इंसान नहीं काम करता, उसमें बहुत सारे किसान ने मिलकर ये समझो ये इंडस्ट्री शुरू की है कि हर किसान के घर पर या उनके खेतों में ऐसे जानवर तो होंगे ही ना, गाय भैंस वगैरह होंगे ही। तो सब ने मिलकर जो है वो डेयरी इंडस्ट्री शुरू की। उनका मेन मकसद पैसे कमाना नहीं, लेकिन हाँ भाई, जो भी अपने लोग हैं ना, उन अपने लोगों को फायदा देना, ये उनका मेन मकसद है। बराबर ना, तो उसे हम लोग एक तरह से कोऑपरेटिव सेक्टर यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो देखो ऑनरशिप के हिसाब से भी ये चार टाइप आते हैं। ओन बाय गवर्नमेंट, जो सरकार चलाती हो, सिर्फ जो सरकार जो कामकाज संभालती हो। ओन बाय प्राइवेट पर्सन, जो प्राइवेट पर्सन वो कामकाज संभालता हो। मिक्स एंटरप्राइज, जो दोनों मिलकर संभालते हो वो काम। एंड कोऑपरेटिव सेक्टर यूनिट्स मीन्स कि जिसमें जो है वो बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हो, लेकिन पैसे कमाने के लिए नहीं, लोगों को फायदा देने के लिए वो काम करते हो, तो वो कोऑपरेटिव सेक्टर यूनिट। बराबर, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनके हिसाब से भी क्लासिफाइड होती है ना। और दूसरा भी क्लासिफिकेशन होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जनरल दूसरे दो क्लासिफिकेशन आते हैं, जिसे कहते हैं ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। क्या कहा जाता है उसे, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो इन दोनों का मतलब क्या है समझना। सिंपल वे में ये कहलाता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब वो सेक्टर या वो कामकाज कि जहाँ पर पूरे रूल्स रेगुलेशंस के साथ, पूरी मेथड के साथ कामकाज होता हो, तो उसे ऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब सिंपल वे में ये कहलाता है कि जहाँ पर पूरे रूल्स रेगुलेशन से कामकाज नहीं होता। बराबर ना, जहाँ कोई रूल्स रेगुलेशन से काम नहीं हो रहा है, तो उसे एक तरह से हम लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं। बराबर, समझ आ रही है ना बात। तो देखो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज, जैसे एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सपोज अगर कोई पर्सन ऑफिस में जा रहा है, जो पर्टिकुलर ऑफिस में काम करते हैं, तो ऑफिस में काम करते हैं ना, तो वहाँ पे उनका हर एक चीज़ फिक्स होती है कि ऑफिस का टाइम कितने हैं, तो सुबह 9 बजे का है, कुछ भी करो सुबह 9 बजे ऑफिस पहुँच जाना है। लेट हुए मतलब पगार कट हो जाती है। सही बात है ना, अगर ऑफिस में जा रहे हैं तो फिक्स टाइम है ना उसकी कि भाई 9 बजे पूरे ऑफिस में पहुँचना है उसे। अब वहाँ पर 9 बजे पहुँचना है, 9 से समझो 1 डेढ़ बजे तक वो काम करेगा, फिर जो है वो 1 घंटा या आधा घंटा लंच ब्रेक होती है, फिर शाम को 5 बजे एग्जैक्ट छुट्टी। बरोबर, जैसे बैंक में ये काम होता है, तो बैंक में कैसे हर एक चीज़ का फिक्स टाइमिंग होता है ना, इतने टाइम से इतने टाइम तक ही काम करना। बरोबर, मंथ के एंड में जब सैलरी होती है तो वो सैलरी भी फिक्स होती है कि हर मंथ की पहली तारीख को फिक्स उनकी सैलरी मिल जाती है। सही बात कि नहीं। तो ये सब चीज़ें कैसे एकदम फिक्स रहती है ना, ये ऑर्गेनाइज कहलाता है। हर चीज़ फिक्स है, हर चीज़ के रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं। जबकि वही कि अगर कोई पर्सन जो है वो अपनी छोटी सी शॉप चला रहा है, अपनी शॉप चला रहा है, ठीक है ना, खुद की शॉप है, तो अब उसका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। अपनी शॉप है ना, कि भाई जब इच्छा हुई तो 9 बजे भी खोल देगा, जब इच्छा हुई तो घर से निकल कर 8 बजे भी खोल देगा, कभी 10 बजे, कभी नींद आ गई तो चलो 12 बजे दुकान खोलेंगे, कोई बात नहीं है। बराबर, कोई फिक्स रूल है नहीं ना, उसमें कोई फिक्स रूल नहीं है। भाई दिन का खाने का टाइम, लंच टाइम, तो कोई लंच ब्रेक नहीं कि चलो भाई आज दुकान पर जो है वो कस्टमर कम आ रहे हैं, तो ठीक है भाई अभी 12 1 बजे ही खा लेंगे। अभी कस्टमर ज़्यादा है, चलो ठीक है 3 4 बजे खाएंगे आराम से खाना। बरोबर ना, कोई फिक्स टाइमिंग होता है, कुछ भी नहीं होता है उसमें। बरोबर, कि शाम को दुकान कितने बजे बंद करनी है, तो उसका भी कोई फिक्स टाइमिंग नहीं कि भाई चलो कस्टमर ज़्यादा आ रहे हैं तो शायद 10 11 बजे तक भी खुली रहे, नहीं है कस्टमर तो शाम को 6 7 8 बजे भी बंद करके चले जाएंगे।
कोई इसके रूल्स रेगुलेशंस नहीं। महीने के एंड में जो वर्कर्स को पगार देनी है तो पहली तारीख फिक्स पगार देनी है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। एक दो दिन लेट हो गया, एक दो दिन ऊपर नीचे हो गया तो भी चलेगा, बरोबर। तो उसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं। क्लियर हो रहा है ना माइंड? तो ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर इसे कहते हैं। सिंपल वे में जैसे मैंने बताया था कि जो पूरे रूल्स रेगुलेशंस के साथ चलते हो, जहाँ पे हर चीज़ के लिए रूल्स बने हुए हो, टाइमिंग बना हुआ हो, तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर कहलाता है। और जो रूल्स रेगुलेशन से नहीं चल रहा है, जिसके लिए कोई रूल्स कोई टाइमिंग फिक्स नहीं हो, तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहलाता है, बराबर। जैसे स्कूल में अगर जाते हैं तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर कहलाता है, हर चीज़ का टाइमिंग रूल्स फिक्स होते हैं ना, बराबर ना। यहाँ दूसरा अगर कोई बिजनेस चलता हो तो वो अनऑर्गेनाइज वो ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहलाता है। स्कूल ऑर्गेनाइज कहलाता है ना। और बाकी अगर कोई किसी का बिजनेस चल रहा हो, किसी की शॉप वगैरह चलती हो, तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, कि जिसका कोई टाइमिंग वगैरह फिलहाल फिक्स नहीं होता, बरोबर। क्लियर हो रहा है ना? अब उसके बाद चैप्टर का एक पॉइंट आता है जो अब बिल्कुल अलग पॉइंट है, ठीक है, बिल्कुल अलग पॉइंट है, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहलाते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मतलब इकोनॉमी में किए गए चेंजेस, रिफॉर्म मतलब चेंजेस, उनके बारे में हम लोग समझते हैं। तो इसके बारे में अब थोड़ा सा अलग माइंड लेकर समझना, ठीक है ना। ये चैप्टर से बिल्कुल अलग टॉपिक है, या आखिरी के सिर्फ ये 3 टॉपिक्स हैं, पर बहुत ध्यान से समझना। देखो, अब सिचुएशन ऐसी थी कि जब पहले से समझना कि अब सिचुएशन ऐसी थी कि जब हमें आज़ादी मिली थी ना 1947 में, तब उस वक्त हमारे देश की कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। पैसों के हिसाब से तो हमारा देश बिल्कुल गरीब हो चुका था, बिल्कुल पुअर कंट्री हो चुकी थी हमारी कंट्री, बरोबर। क्योंकि ब्रिटिशर्स इतने साल यहाँ पर राज कर रहे थे, सब कुछ वो लूट कर चले गए थे, कुछ बचा ही नहीं था, सब कुछ वो लूट कर चले गए थे। तब उसके बाद जब आज़ादी मिली ना, तो अब ब्रिटिशर्स के बाद पूरा कामकाज, पूरा हैंडलिंग वो किसके हाथ में आ गया? हमारी सरकार के हाथ में आ गया। पहले ब्रिटिशर्स सब संभालते थे, अब सरकार संभाल रही थी। तो सरकार ने जो है ये डिसाइड किया कि यार हमारे लोगों ने ना इतने साल बहुत सहन किया है, भाई बहुत जो है वो जुल्म सहन किए हैं, ब्रिटिशर्स ने लोगों को बहुत तंग किया है। तो अब एक काम करेंगे, अब हम लोगों को आराम करने देंगे, हम मेहनत करेंगे। सरकार ने ऐसा डिसाइड किया था कि हम मेहनत करेंगे, भाई जो भी कामकाज करेंगे ना हम कामकाज करेंगे, कि भाई लोगों को नहीं करने देंगे, बराबर। लोग सिर्फ जो है वो फ़ायदा उठाएं, लोग सिर्फ और सिर्फ जो है वो आराम करें, हम कामकाज करेंगे, हम सरकार मेहनत करेंगे। कैसे मेहनत करेंगे भाई? तो भाई जैसे स्कूल चलाने हैं तो कोई प्राइवेट स्कूल नहीं चलाने देंगे, लोगों को नहीं चलाने देंगे, स्कूल भी हम चलाएंगे, बराबर। पहले सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल ही होते थे। रेलवे चलानी है तो रेलवे भी कोई प्राइवेट लोगों को नहीं चलाने देंगे, सिर्फ हम ही चलाएंगे। हॉस्पिटल्स खोलने हैं स्कूल भाई पूरी कंट्री में, तो हॉस्पिटल भी सिर्फ सरकार हम ही खोलेंगे। जो बड़े बड़े बिजनेस शुरू करने हैं तो बड़े बड़े बिजनेस भी हम ही शुरू करेंगे, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चाहिए होती हैं, मतलब कोई भी देश को आगे बढ़ाने के लिए उस देश में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होना ज़रूरी है, कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, ये सब इंडस्ट्रीज हो तो ही वो देश आगे बढ़ पाता है जल्दी से। नई नई टेक्नोलॉजी लाने का काम होता है, बराबर। तो ये सब कामकाज सरकार ने अपनी जिम्मेदारी पे ले लिया कि सब कामकाज हम करेंगे, यार लोगों से पैसा नहीं लेंगे, लोगों के ऊपर बर्डन नहीं डालेंगे, हम कामकाज संभालेंगे। सरकार ने ऐसा डिसाइड लिया, हॉस्पिटल हम खोलेंगे, स्कूल हम लोग खोलेंगे, बैंक हम लोग खोलेंगे, इंश्योरेंस हम लोग देंगे, बिजनेस हम लोग खोलेंगे, कंपनी हम लोग खोलेंगे, फैक्ट्री हम लोग खोलेंगे। सरकार ने खुद अपने नाम पर सब कर लिया, मतलब भाई सब हम संभालेंगे, भाई लोगों के ऊपर कुछ बर्डन नहीं। सरकार का इंटेंशन अच्छा था कि चलो भाई, उनका जो है वो सोच अच्छी थी कि भाई हमें लोगों के लिए कुछ करना है, लेकिन लेकिन वो इसमें सक्सेस नहीं हो पाए। हमें जब आज़ादी मिली ना 1947 या 1950 समझो, कि चलो तब से अगर प्रॉपर काउंटिंग की जाए तो 1950 से लेकर 1990 तक 40 साल, कितने साल? 40 साल तक जो है वो सरकार ऐसे ही काम करती रही, लेकिन हमारे देश में जितनी प्रोग्रेस होनी चाहिए थी ना उतनी प्रोग्रेस हुई ही नहीं, बरोबर। जितनी प्रोग्रेस होनी चाहिए थी, जितना आगे हमारे देश को पहुंचना चाहिए था, उतना पहुंचा ही नहीं देश, बरोबर ना। 1990 में भी हमारी कंट्री में ऐसे हालत थे कि जैसे हम अभी भी हमारा देश अभी अभी आज़ाद हुआ हो, कि बहुत पीछे था। तो
उसके बाद पूरी दुनिया में, जब पूरी दुनिया आगे बढ़ती जा रही थी और हमारा देश वही कंडीशन पे लगा हुआ था, बराबर ना, सरकार ने ये भी डिसीजन लिया था कि हम जो है वो अब कोई भी देश के साथ हम लोग रिलेशन ज़्यादा नहीं रखेंगे और ना ही बिजनेस रखेंगे। क्योंकि पहले क्या हुआ था पता है, एकदम पहले कि भाई हमारे इंडियंस ने ब्रिटिशर्स के साथ बिजनेस करना शुरू किया था, तो ब्रिटिशर्स तो यहाँ पे ही आ गए और 200-300 साल राज करके चले गए बिजनेस के नाम पर। तो इसकी वजह से जब आज़ादी मिली ना, तो सरकार ने डिसाइड किया कि हम अब किसी के भी साथ बिजनेस करेंगे नहीं, कोई भी देश के साथ बिजनेस नहीं करेंगे, हम खुद ही कामकाज करेंगे। सरकार ने ऐसे डिसीजन लिया। लेकिन 40 साल में कुछ भी हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। सो फाइनली 1991 में अब सरकार को रियलाइज हुआ कि हमने 40 साल वेस्ट कर दिए, कि जितनी प्रोग्रेस कंट्री की होनी चाहिए थी उतनी हम नहीं कर पाए, भाई हमने वेस्ट कर दिए इतने साल। तो अब इसकी वजह से सरकार ने कहा कि अब कुछ चेंजेस करने चाहिए, बराबर ना। तब उस वक्त यूनाइटेड नेशन, आपको पता है ना यूनाइटेड नेशन के बारे में, वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, सबसे बड़ी संस्था यूनाइटेड नेशन। तब यूनाइटेड नेशन के कहने पर, उसकी सलाह पर जो है वो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने हमारी इकोनॉमी में कुछ चेंजेस किए, जिसे नाम दिया गया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। जो ये टॉपिक है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, वो क्यों चेंजेस किए वो अब ध्यान आ रहा है ना, कि 40 साल आज़ादी के बाद 40 साल सरकार ने निकाल दिए कि हमारे देश की जरा सी भी प्रोग्रेस नहीं हुई, ना के बराबर प्रोग्रेस हुई। तो इसकी वजह से सरकार को अब रिफॉर्म लाना ज़रूरी था, चेंजेस लाना ज़रूरी था, बराबर ना। और सरकार ने हमारी कंट्री में 3 चेंजेस लाए। कौन से 3 चेंजेस? जो ये लिखे हुए हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, बराबर ना। सरकार ने ये 3 चेंजेस किए हमारे इंडिया के लिए, हमारे इंडिया के लिए ये 3 रिफॉर्म हुए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और ये जो चेंजेस हुए ना, ये जो बदलाव लाए ना, उसके बाद जो प्रोग्रेस की है, उसके बाद जो प्रोग्रेस हुई है कि भाई जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आज उसके बाद 30 इयर्स हो चुके हैं, 30 साल और हो चुके ना, अब 2021 चल रहा है, 30 इयर्स और हो चुके। तो पहले के 40 सालों में इतनी प्रोग्रेस नहीं हुई, जिससे 10 गुना ज़्यादा प्रोग्रेस ये पीछे के 30 सालों में हो गई। तो ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एक्चुअली होता क्या है, अब उसके बारे में समझें। तो लिबरलाइजेशन मीन्स क्या? नाम से पता चलता है लिबरल होना। लिबरल होना मतलब थोड़ी सी छूट छाट देना। 1991 से पहले गवर्नमेंट हर एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो भी थे ना, मतलब प्राइवेट पर्सन थे, उन लोगों के ऊपर उन्होंने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा के रखे थे। जैसे हमने बताया कि सरकार ने सब यही कहा था कि सब कामकाज हम ही संभालेंगे, कि जैसे अगर भाई स्कूल शुरू करना है तो स्कूल भी हम सरकार ही शुरू करेंगी, प्राइवेट पर्सन नहीं। और अगर प्राइवेट पर्सन को स्कूल शुरू करने की इच्छा है तो इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस होते थे कि भाई ये प्रोसीजर करो, ऐसा करो, वैसा करो, वो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते थे। तो जिसकी वजह से लिबरलाइजेशन में ऐसा हो गया कि सरकार के जो भी स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस थे ना, वो सब सरकार ने हटा दिए। रूल्स रेगुलेशन में सरकार लिबरल हो गई, छूट दे दी उन्होंने, स्ट्रिक्टनेस जो भी थी ना वो हटा दी। पहले समझो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो सरकार ने बंद करके रखी थी, भाई यहाँ से कोई भी सामान देश के बाहर नहीं जाएगा, बाहर के देशों के साथ कोई बिजनेस नहीं करना है, ना ही बाहर के देशों से यहाँ पर जो है वो कोई चीज़ें मंगवानी है। लेकिन उसके बिना काम कैसे चले? जैसे अगर इंडिया में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री शुरू करनी है तो इंडस्ट्रीज के लिए मशीनरी नहीं चाहिए, बड़ी बड़ी मशीन्स नहीं चाहिए, और मशीन कहाँ से आएगी, हमारे देश में तो बनती नहीं थी, तो वो तो मशीन तो बाहर से ही मंगवानी पड़े ना, बराबर ना। तो बाहर के देशों के साथ तो कनेक्शन रखना जरूरी था, बराबर। लेकिन सरकार ने उसके ऊपर स्ट्रिक्ट रूल्स रखे थे कि अगर बाहर से कुछ भी मंगवाना भी है तो उसके लिए ये प्रोसीजर, वो प्रोसीजर, ये रूल्स, वो रूल्स, बहुत सारी स्ट्रिक्टनेस थी। और सरकार ने 1991 के बाद ये लिबरलाइजेशन के जरिए वो सब स्ट्रिक्टनेस हटा दी, ये लिबरलाइजेशन शुरू कर दिया कि चलो ठीक है, अब जो है वो छूट छाट दे दी। पहले के टाइम में, और एक छोटा सा एग्जांपल दूं, कि पहले के टाइम में मुझे अगर एक छोटी सी शॉप भी शुरू करनी होती ना उस टाइम पे, बराबर 1991 से पहले एक छोटी सी शॉप मुझे शुरू करनी पड़ती ना, तो सरकार के बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते थे, बहुत ज़्यादा। लेकिन अब भाई शॉप शुरू करनी है तो कुछ भी नहीं, चलो भाई इच्छा हो रही है तो हम अपनी एक शॉप शुरू कर देते हैं, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। एक लाइसेंस लेना पड़ता है, वो भी 6 महीने के बाद लेना पड़ता है,
तो 6 महीने तक तो आप शांति से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। सही बात है ना। तो इसलिए लिबरलाइजेशन सरकार ने शुरू कर दिया, तो जिससे हमारी कंट्री को बहुत प्रोग्रेस मिली, बहुत फायदा मिला। इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये कि सरकार जो कामकाज अब खुद नहीं संभाल पा रही थी ना, वो सरकार ने प्राइवेट पर्सन को सौंपना शुरू कर दिया, या तो बेच दिया या पार्टनरशिप कर ली, या तो उन्हें जो है वो सौंप दिया कामकाज, भाई तुम संभालो हम खाली बैठे हैं। इसे प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। मतलब एक एग्जांपल दूं अगर आपको, कि भाई पहले के टाइम में, ये स्कूल का ही एग्जांपल दे रहा हूँ, कि पहले के टाइम में स्कूल खाली सरकारी स्कूल ही चलते थे, सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल थे। फिर सरकार को लगा कि यार गवर्नमेंट स्कूल बरोबर काम नहीं कर पा रही है, तो इसलिए सरकार ने प्राइवेट लोगों के लिए दरवाज़ा खोल दिया कि अब भाई जिसको प्राइवेट स्कूल भी शुरू करना हो तो वो शुरू कर सकते हैं। बरोबर। तो आज देखो, आज सब प्राइवेट स्कूल भी चलते हैं ना, गवर्नमेंट स्कूल भी चलते हैं, प्राइवेट स्कूल भी चलते हैं। पहले कितनी सारी कंपनियां थी, जो कंपनियां पहले सरकार ही चलाती थी, लेकिन वो नहीं चला पाई। 1991 तक सरकार वो सब कंपनियां अच्छी तरह से नहीं चला पाई, तो सरकार ने वो कंपनियां किसको बेच दी? प्राइवेट लोगों को बेच दी वो कंपनियां। बराबर ना। प्राइवेट पर्सन को बेच दी कि चलो भाई तुम संभालो अब ये। और अब वो कंपनियां प्राइवेट पर्सन बहुत अच्छी तरह से संभाल रहे हैं। बराबर ना। ये बेनिफिट हुआ, ये प्राइवेटाइजेशन का बेनिफिट हुआ। बराबर। इनके अलावा जैसे पहले बैंक होता था, अब खाली ये कंपनियां स्कूल इसमें नहीं, हर चीज़ में। जैसे पहले बैंक, खाली सरकारी बैंक चलती थी, अब प्राइवेट बैंक भी चलती है कि नहीं? बराबर ना। पहले जैसे बसें चलती थी ना, वो खाली सरकारी बसें चलती थी, अब प्राइवेट बसें भी चलती हैं उनके साथ। सो इन शॉर्ट, जितने भी कामकाज हमारे देश में होते हैं ना, वो सभी कामकाज में पहले खाली सरकार का ही हाथ था कि खाली हम काम करेंगे। अब सरकार ने सबके लिए दरवाजे खोल दिए कि भाई कोई प्राइवेट पर्सन भी वो काम शुरू कर सकता है। सरकार ने खाली कुछ चीज़ें अपने पास रखी हैं, जैसे कि रेलवे। रेलवे में कोई भी प्राइवेट पर्सन नहीं चला सकता। कोई प्राइवेट पर्सन ये नहीं कह सकता कि चलो हम भी अपनी ट्रेन चलाएंगे, अपना रेलवे हम शुरू करेंगे। रेलवे सरकार ने प्राइवेट के लिए शुरू की नहीं है, उसके लिए दरवाजे नहीं खोले हैं। क्योंकि अगर रेलवे में भी प्राइवेट के लिए दरवाजे खुल जाते ना, तो रेलवे सबके लिए बहुत महंगी पड़ जाती। प्राइवेट और गवर्नमेंट में ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि प्राइवेट पर्सन जो भी बिजनेस करते हैं ना, उसमें वो अपने पैसे बहुत ज़्यादा लेते हैं, जबकि गवर्नमेंट गवर्नमेंट अपने पैसे बहुत कम लेती है उसमें। बराबर ना। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। सही बात कि नहीं? अब प्राइवेटाइजेशन में एक रेलवे, वो सरकार ने प्राइवेट के लिए दरवाजे नहीं खोले। दूसरा एटॉमिक सेंटर, जो एटॉमिक एनर्जी या एटॉमिक बम जिसमें तैयार करते हैं, तो वो एटॉमिक सेंटर भी उन्होंने प्राइवेट के लिए नहीं रखे। और तीसरा डिफेंस। डिफेंस मतलब मिलिट्री और मिलिट्री रिलेटेड थिंग्स, जो हमारी सेना है, हमारी इंडियन आर्मी है, उसके रिलेटेड कोई भी थिंग्स, तो वो भी उन्होंने प्राइवेट पर्सन के लिए रखी नहीं। ये तीन चीज़ें छोड़कर, रेलवे, एटॉमिक एनर्जी और मिलिट्री, ये तीन को छोड़कर बाकी सभी चीज़ों में उन्होंने प्राइवेट के लिए दरवाजे खोल दिए। इसे प्राइवेटाइजेशन नाम दिया गया, और उसकी वजह से हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटाइजेशन की वजह से, समझो। और तीसरा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन समझो कि लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन में सोने पे सुहागा लगा, ये ग्लोबलाइजेशन हुआ। कि ग्लोबलाइजेशन मतलब ये कहलाता है कि भाई इंडिया ने पूरे ग्लोब को एक बना दिया। पूरे ग्लोब मतलब पूरे अर्थ को। आज ग्लोबलाइजेशन की मदद से पूरे अर्थ में कहीं पर भी कोई भी चीज़ के लिए हमें लेन देन करनी हो, कोई भी पर्सन के साथ बिजनेस करना हो, तो सरकार ने रास्ते खोल दिए। जो पहले सरकार के स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस थे वो भी हटा दिए, और सरकार ने रास्ते खोल दिए कि पूरी दुनिया में किसी के भी साथ बिजनेस करना हो ना, तो वो बिजनेस कर सकते हैं। मतलब आज ग्लोबलाइजेशन से हमें ये बेनिफिट मिला है कि हम घर बैठे बैठे अमेरिका से भी अगर कोई चीज़ मंगवानी है ना यहाँ पर, तो हम घर बैठे बैठे मंगवा सकते हैं। ये ग्लोबलाइजेशन से हुआ ना। इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही समझो कि जो प्राइवेट इंडस्ट्री शुरू तो हुई, लेकिन प्राइवेट इंडस्ट्री में जो बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, वो सब कहाँ से आती है? बाहर के देशों से ही ना। आज आप लोग जो मोबाइल यूज़ करते हो, इनमें से 99% मोबाइल कहाँ से आते हैं? बाहर के देशों से आते हैं। किसकी वजह से? ग्लोबलाइजेशन की वजह से।
सही बात कि नहीं? अगर ग्लोबलाइजेशन ना होता तो सोचो ये सब चीज़ें आपके हाथ में आती, फिर नहीं आती ना, बराबर ना? सोचो कि भारत देश के लोग खुद अपनी इतनी टेक्नोलॉजी, इतने अच्छे मोबाइल या इतनी अच्छी जो है वो फैसिलिटीज़ क्या दे पाते? शायद दे पाते, लेकिन टाइमिंग लग जाता, बहुत टाइम लग जाता उसमें, क्योंकि पहले के 40 साल के से सरकार ने कोशिश की थी, आज़ादी के बाद 1990 तक सरकार ने कोशिश की थी, लेकिन उतना नहीं कर पाए। तो सोचो बाकी के टाइमिंग में, तो बाकी के टाइमिंग में भी तो उसे कितना ज़्यादा टाइम लग जाता अगर ये ग्लोबलाइजेशन और ये प्राइवेटाइजेशन ना होता तो, बरोबर ना? ग्लोबलाइजेशन से ये बहुत बेनिफिट मिला, हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई, बिजनेस आगे बढ़ गए, देश की इकोनॉमी आगे बढ़ गई, बरोबर। आज हर एक चीज़ में आपको अलग अलग वेराइटीज़ देखने को मिलती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ग्लोबलाइजेशन में। आज आप बाहर खाली सब्जियां लेने जाते हो ना, तो आप लोगों ने कुछ नए फ्रूट देखे होंगे, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ नए फ्रूट देखे होंगे, जैसे कि भाई कीवी, कीवी आता है, बरोबर। आपके पेरेंट्स से पूछना कि जब आपके पेरेंट्स छोटे थे तो उन्होंने कभी कीवी फ्रूट सुना था या कीवी फ्रूट कभी खाया था? नहीं ना। पूछना आपके पेरेंट्स से कोई, क्या उन्होंने खाया था? नहीं खाया था। क्यों पता है? क्योंकि ये फ्रूट समझो अब कुछ साल हुए हैं जो यहाँ पे है, और कीवी फ्रूट इंडियन फ्रूट नहीं, बाहर के देश का फ्रूट है। जो ग्लोबलाइजेशन जब से शुरू हुआ ना, तो बाहर के देशों से ये फ्रूट वेजिटेबल उनकी भी लेन देन शुरू हुई, कि बाहर के देश के फ्रूट उनके सीड्स यहाँ पे लाए गए, फिर इंडिया में वो फ्रूट्स उगाने लगे। जैसे कि कीवी के अलावा ड्रैगन फ्रूट, सुना है ना आपने? ड्रैगन फ्रूट अभी अभी सुना होगा शायद आपने, या शायद देखा हो, खाया हो। ये ड्रैगन फ्रूट नाम का फ्रूट आता है ना, सुना हो तो गूगल पे सर्च करना, ड्रैगन फ्रूट है ये। फ्रूट पहले कभी नहीं सुना था, ना ही इंडियन फ्रूट है ये। ऐसा नाम ड्रैगन फ्रूट कभी इंडिया में नाम रखा जाएगा? ऐसा कभी ऐसा नाम भी ना रखा जाए इंडिया में तो, बरोबर ना? ऐसा ड्रैगन फ्रूट ये भी बाहर के देश का फ्रूट है, लेकिन अब जो है वो यहाँ पर इंडिया में उसे उगाया जाता है, बरोबर ना? और इसलिए उसे गुजरात में ना इंडियन नाम दिया गया, कमलक, कमलक उसे नाम दिया गया ड्रैगन फ्रूट को, क्योंकि अब वो इंडिया में उगाया जाता है। ये सब किसकी वजह से पॉसिबल है पता है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से, बरोबर। तो इतने सारे फायदे हुए, तो इसलिए तो मैं पहले कह रहा था ना कि पहले के 40 सालों में इतनी प्रोग्रेस नहीं हुई, वो पीछे के 30 सालों में इतनी प्रोग्रेस हो गई, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से। सोचो कितना अच्छा बेनिफिट हुआ, कितना सारा फायदा हुआ इन तीन पॉलिसीज की वजह से। इनकी वजह से हमारी पूरी इकोनॉमी चेंज हो गई, और चेंज होते होते अभी भी कंटिन्यूसली आगे बढ़ती जा रही है, इनकी वजह से ही ना, बरोबर। समझ में आ रही है ना बात? तो देखो, आज जैसे हमने चैप्टर में ये पॉइंट्स देखे ना, अब वैसे ही इनके आगे के पॉइंट्स या आगे के चैप्टर्स वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।